थैंक यू सो मच। परिचय के मोहताज नहीं है और हिंदुस्तान टाइम्स की लीडरशिप समिट में 100वें साल में इस मंच पे आके आपने हम सब लोगों को जो मौका दिया है आपसे सवाल जवाब करने का, कुछ बातें पूछने का, कुछ बातें जानने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव के बीच से समय निकाला अखिलेश जी आपने, इसके लिए ज्यादा धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और जब 100 साल पूरे हो रहे हैं उस समय मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका और हिंदुस्तान अखबार के सभी परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे पता लगा कि बहुत पुराना संबंध है इस अखबार के साथ अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने अपने स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद कुछ समय गुजारा है, इंटर्नशिप वगैरह की है। क्या किस्सा था, वहीं से शुरू करना चाहता हूं मैं। ये तो बड़ा मुश्किल में मुझे फंसा दिया, क्योंकि कार्यक्रम हिंदुस्तान टाइम्स का है। कभी कभी मुझे डर ये लगता है कि जो नाम बदलने वाले लोग हैं कहीं हिंदुस्तान टाइम्स का नाम न बदल दें, क्योंकि हिंदुस्तान से वो परहेज रखते हैं, टाइम्स से भी थोड़ा बहुत दूरी रखते हैं। मेरी इंटर्नशिप, क्योंकि इसी ग्रुप का जो दूसरा कारोबार है और जिस समस्या से न केवल दिल्ली बल्कि दुनिया इस बात को सोच रही कि आखिरकार कैसे परिवर्तन लाया जाए, मैं वेम ऑर्गेनिक्स में जो इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट था उसमें इंटर्नशिप इंजीनियरिंग के बाद कुछ समय मैंने गुजारा था। और दिल्ली जैसे शहर में जो आजकल बड़ी समस्या है वो है आपके कि आपको सांस लेने के लिए बिल्कुल साफ सुथरी हवा कैसे मिले। तब ऐसी दिक्कत थी? उस समय क्या था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग के बाद गया था, क्योंकि हर इंजीनियरिंग कोर्स के बाद इंटर्नशिप कोर्स चाहिए होता है, आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है आगे की पढ़ाई के लिए। इसलिए मैं एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में कुछ दिन वक्त गुजारा। लेकिन अब मैं राजनीति में हूं और राजनीति में जो पॉल्यूशन फैला हुआ है उसको सफाई कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश से शुरू किया है, जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की बात कर रही थी। इंजन तो पहले ही टकरा रहे थे, अब उनके नारे भी टकरा रहे हैं। उनके नारों को भी कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है। जो नारा कभी अंग्रेजों ने दिया था, डिवाइड एंड रूल, वो हिंदी में बोल रहे हैं, बांटो या काटो। अब उन्हीं की पार्टी के लोग उससे किनारा कर रहे हैं। तो सोचिए, जिस प्रदेश से मैं आया हूं उसी ने प्रधानमंत्री बनाया है। उस प्रदेश ने प्रधानमंत्री पहले भी बहुत बनाए हैं। इसलिए आजकल मैं राजनीति का जो पॉल्यूशन है उसको ठीक करने में लगा हुआ हूं, उसी का रास्ता अपनाया है। और पॉल्यूशन और पीडीए के साथ मिलकर के मैं सफाई के अभियान में हूं। अखिलेश जी, आप पूरी तरीके से राजनीतिक बातचीत करने के मूड में हैं। मुझे शुरू के 2 क्वेश्चन में ही समझ में आ गया। मैं सीधे चुनाव पे आ जाता हूं। बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ आपने कहा कि वो लोग आप देश को बांटना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, पर उनका ये कहना है हरियाणा में हम जीते तो इस नारे की वजह से जीते, महाराष्ट्र में हमको जो बड़ा समर्थन मिल रहा है, उनका ऐसा कहना है कि 4 महीने का जो परिणाम थे लोकसभा के वो बदल रहे हैं अब आते आते, और उसमें इस तरह के नारे, इस तरह के सेंटिमेंट्स अब हमारे साथ हैं। वोट जिहाद की बात भी की जा रही है। अगर दुनिया के लोकतंत्र में हम अगर देखेंगे और भारत के इतिहास में देखेंगे तो इतना नकारात्मक नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया होगा। इतना नकारात्मक नारा है ये। और सवाल ये नहीं है कि हम तो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि इंजन टकरा रहे हैं दोनों, जो डबल इंजन का दावा करते थे अब तो नारा भी इनका टकरा रहा है। जो लोग इस नारे के पक्ष में हैं वो तो जरूर कह रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में उन्हीं के दल में लोग हैं जो इस नारे से किनारा कर रहे हैं। जो इनके सहयोगी दल हैं वही डिवाइड हो गए हैं इस नारे से। तो ये नकारात्मक नारा है, जनता कभी इसको स्वीकार नहीं कर सकती। इसीलिए समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे पर जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोगों की कोशिश है लोगों को जोड़ करके इनका मुकाबला किया जाए। उन्होंने तो एक है तो सेफ है का नारा भी दे दिया है। वो इसलिए दिया क्योंकि वो बांटेंगे काटेंगे नहीं कह सकते हैं,
इसीलिए मैंने कहा नारा टकरा रहा है। लखनऊ वालों का नारा है और दिल्ली वालों का नारा दूसरा है। मैं आपकी रैलियां देख रहा था पिछले कुछ दिनों से, जो आप यूपी में प्रचार कर रहे हैं उपचुनावों में। आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 23 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री जी बदल जाएंगे। ये आप कहां से निकाल के ला रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की लखनऊ में छुट्टी हो जाएगी, कोई नया मुख्यमंत्री आएगा? ये कौन सी खुफिया जानकारी आपके पास है? खुफिया जानकारी इसलिए है कि हरियाणा में क्या हुआ था। हरियाणा में क्या हुआ? बीजेपी चुनाव जीती थी, मुख्यमंत्री बदला उन्होंने। तो पहले ही बदल आप दिया था। अपने ही सवाल से भटक गए। तो पहले ही बदल दिया था, चुनाव के बाद थोड़ी बदला। चुनाव के बाद, इसीलिए वो जानते हैं उत्तराखंड में क्या हुआ था और उत्तर प्रदेश में जो लोग समाज में बारूदी सुरंग खोद रहे हैं, उन्हीं के सहयोगी अंदर ही अंदर उनकी कुर्सी हटाने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इस बार पूरा का पूरा संघ परिवार मिलकर चुनाव लड़ रहा है। यूपी का बाई इलेक्शन हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे झारखंड का चुनाव हो, जो कि लोकसभा चुनाव में नहीं देखा गया, जो कि बयान आया था अध्यक्ष का कि हमको संघ की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा नहीं है। ये बात आपको नहीं कहना चाहिए, ये संघ के लोग कहें तो मैं स्वीकार करूंगा। अखबारों में आ रहा है। जब तक संघ के लोग नहीं कहेंगे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। आपको लगता है कि संघ के लोग नहीं कह रहे? संघ के लोगों ने जितनी ताकत लगानी थी यूपी में लगाई थी, और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। और इसलिए स्वीकार नहीं किया, ये संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं, आरक्षण से खिलवाड़ कर रहे हैं, लोकतंत्र में जो अधिकार हैं उन अधिकारों को छीन रहे हैं। तो ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक यूपी से और दिल्ली से सरकार नहीं हटेगी तब तक संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई इसी तरह चलती रहेगी। अखिलेश जी, अगर मैं छात्रों की भाषा में बात करूं तो 10वीं की परीक्षा, 10वीं का बोर्ड जो अभी आपका निकला मई जून में, आपने बहुत अच्छे से उत्तीर्ण किया। अब आप 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 27 में आपका विधानसभा का चुनाव आएगा। लेकिन इस बीच में ये उपचुनाव आ गया, जो 11वीं की परीक्षा है, जो 9 सीटों पे हो रहे हैं। क्या आपको लगता है ऐसा क्या किया था समाजवादी पार्टी ने कि वो नंबर 1 पार्टी इस बार लोकसभा के चुनावों में बन गई और बीजेपी नंबर 2 पे खिसक गई? ये उपचुनाव जो होने जा रहे हैं, अगर प्रतिशत के हिसाब से मैं कहूं तो 100% इस बार भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। और अगर संख्या के बारे में मैं कहूंगा तो 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और इसलिए हारेगी क्योंकि चुनाव क्यों टाले इन्होंने? चुनाव इसलिए टाले क्योंकि डर था उनको चुनाव ना हार जाएं। जो तारीखें उन्होंने दी थी चुनाव की, वो 13 तारीख थी। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में लोग दूसरे हिस्से में देश में जो काम कर रहे हैं वो छुट्टी पे आए हुए हैं, त्योहार बना करके रह रहे हैं, और त्योहार के बाद वो छुट्टी बढ़ा लिए हैं, वोट डाल करके जाएंगे, इसकी भनक जब भारतीय जनता पार्टी को लग गई पता, तो उसके बाद उन्होंने तारीख बदल दी। आखिर चुनाव क्यों टाला? और फिर अयोध्या का भी चुनाव टाला। भारतीय जनता पार्टी के लोग दोबारा अयोध्या में नहीं हारना चाहते थे, इसलिए चुनाव वहां भी उन्होंने टाल दिया। आप मुझे वो फॉर्मूला तो बताइए कि 37 लोकसभा सांसद कैसे आए? अखिलेश यादव ने क्या तैयारी की थी जो आपका पार्टी का परफॉर्मेंस इतना शानदार हो गया इस बार? भारतीय जनता पार्टी का हर नारा निगेटिव है। एनडीए एन से शुरू होकर के निगेटिव हैं। ये नकारात्मक लोग हैं दलितों के लिए, ये नकारात्मक लोग हैं आदि आबादी के लिए, ये नकारात्मक लोग हैं, इनकी विचारधारा है अल्पसंख्यक के लिए, आदि आबादी के साथ साथ आदिवासियों के लिए भी। क्या कोई कल्पना कर सकता है जिन्होंने कुकर्म किए हों उनको माला पहना करके स्वागत करते हों? अभी हाल ही में प्रयागराज में जो आंदोलन हुआ, एक बेटी जो थी उसकी बैसाखी छीन ली इन्होंने, बैसाखी छीन ली इन्होंने। और फिर बीएचयू जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में वहां पे जो घटना हुई है उसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। ये नकारात्मक से भरे हुए लोग हैं, इनकी सोच नकारात्मक, इसलिए वो हारे हैं। पीडीए का जो नारा था वो एनडीए को हराने के लिए पर्याप्त था। पीडीए पॉजिटिव पॉलिटिक्स का नारा है, पीडीए जोड़ने का नारा है, पीडीए आदि आबादी को हक और सम्मान दिलाने का नारा है, पीडीए सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ गए उनको बराबर लाने का नारा है। अगर पीडीए सबको जोड़ने का नारा है तो अखिलेश यादव महाराष्ट्र में क्यों इंडिया ब्लॉक के अगेंस्ट में अपने कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं? वहां एमवीए के साथ आप क्यों नहीं है?
समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के साथ रहने के लिए कुछ सीटों की चर्चा की थी। हम उन्हीं सीटों पर लड़ रहे हैं जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी का संगठन है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मजबूती से लड़ रहा है। लोग बाग ये भी कह रहे हैं कि आप उन्हीं सीटों पे लड़ रहे हैं जहां पे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लड़ रही है, जहां पर वो मजबूत है, आप उनको कमजोर करने का है। किसका क्या है नजरिया देखने का? हमारे एमएलए पहले से हैं वहां। समाजवादी पार्टी का जिन जिन विधानसभाओं में पहले से संगठन था या पहले से हमारे बोर्ड थे, उसी विधानसभा में चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। पर अखिलेश जी, इससे महायुति को, बीजेपी को फायदा नहीं हो जाएगा? आप इंडिया ब्लॉक की पार्टियां आपस में लड़ रहे हैं, एंटी बीजेपी वोट्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ओवैसी साहब, समाजवादी पार्टी, इंडिया ब्लॉक, एमबीए। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन वहां जीते, एमवीए जीते, उसके पक्ष में काम करेगी। पर कहां हो रहा है, तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। जहां हमारे सिटिंग एमएलए हैं, 2 सिटिंग एमएलए हैं हमारे, और जहां अच्छी सीटें लड़ रहे हैं, एक हमारी अलायंस में है, शरद पवार जी की पार्टी के साथ है हमारा एक, और बाकी 2 जगह हैं, 3 जगह हम चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। वहां वही जीतेगा, इंडिया गठबंधन का जीतेगा। सरकार किसकी बन रही है महाराष्ट्र में? कह पाना मुश्किल है, लेकिन इंडिया गठबंधन अच्छे वोटों से वहां जीतने जा रहा है, अच्छी सीटें जीतने जा रही है। आपको भरोसा नहीं है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे कांग्रेस से चुनाव जीत सकते हैं? मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा एनडीए कहना और मुश्किल इंडिया है। गठबंधन भारी बहुमत से जीत करके आ रहा है। ये आपने सेकंड क्रॉस क्वेश्चन में आपने कहा है, पहले आपने जो दिल से कहा था उसमें ये नहीं कहा था। कोई डाउट है, संशय है? क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे हैं कि एग्जिट पोल में भी जुगाड़ कर देते हैं। अभी हाल में आपने एग्जिट पोल नहीं देखे थे? जुगाड़ क्या थी उनकी? वो एग्जिस्ट ही नहीं करता उनके लिए, ऐसी जुगाड़ है। लोकसभा में याद कीजिए, यूपी में क्या था एग्जिट पोल, क्योंकि उनके जुगाड़ के बैठे हुए लोग वहां पर एग्जिट पोल दिखा रहे थे। बाद में परिणाम क्या आया? मैं वापस आपको यूपी की तरफ लेके आता हूं, महाराष्ट्र से। अखिलेश जी, कैसी केमिस्ट्री है आपके बीच में और राहुल गांधी के बीच में? क्योंकि आपने यूपी की 9 बाई इलेक्शन की सीटें आप खुद लड़ रहे हैं, कांग्रेस 5 सीट मांग रही थी, आपने एक भी नहीं दी। महाराष्ट्र में भी आपने उनको चुनौती दे दी। तो राहुल गांधी से कोई वैमनस्यता है या दोस्ती है? इसका मतलब यह कि आपको कोई जानकारी नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ये रणनीति है। हमारी और राहुल गांधी जी की ये चर्चा होने के बाद फैसला लिया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी लड़ेगी, इंडिया गठबंधन का साथ है और कांग्रेस के सभी पदाधिकारी हमारा साथ दे रहे हैं। अमेठी में क्या हुआ? राहुल गांधी चुनाव लड़ने आए, शुरू में था कि लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या ऐसी कोई चर्चा हुई कि समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं, आप लड़िए आके? भारतीय जनता पार्टी अगर बेईमानी नहीं करती तो उत्तर प्रदेश में 55 और 60 इंडिया गठबंधन सीटें जीत जाता। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पे बेईमानी की वहां पर, और मैं केवल यही नहीं बोल रहा हूं, मैं रिजल्ट आने के बाद भी और कई मौकों पर बोला। इस बार जनता ने मन बना लिया था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे, और उसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस अमेठी में लड़ा, वो भी जीते। रायबरेली में लड़े, हालांकि पहले से जीत थी, वहां भी जीते हम लोग। और बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो सभी हार गए, और देश के प्रधानमंत्री जी भी वोट से हारे। वो जीते जरूर, लेकिन पहले से ज्यादा जो उनका लक्ष्य था जीतने का, लेकिन वोट में वो भी हार गए। राहुल गांधी को कैसे भरोसा दिलाया कि वो अमेठी जीत सकते हैं? वो लड़ना नहीं चाह रहे थे, वायनाड में खुश थे वो। कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, वो हमसे बेहतर समझती है चीजों को, इसलिए मैं राय क्या दूंगा उनको। लेकिन हमारी पार्टी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ जो अलायंस में लोग लड़े उनके साथ खड़े दिखाई दिए। 2 चुनाव ऐसे थे, 2 सीटें यूपी इलेक्शन में ऐसी रही जो चर्चा में रही, देश में आज भी हैं। एक तो अमेठी की हमने बात कर ली, दूसरी अयोध्या की। अयोध्या का चुनाव आप जब प्रचार करने गए थे तो आप अपने ही विधायक को पूर्व विधायक बोल गए, और फिर वही अवधेश जी चुनाव जीत के सांसद बन गए, और आज सबसे करीबी आपके सांसदों में से वो हैं। तो अयोध्या आप कैसे जीते, जहां पर बीजेपी ने इतना काम किया, बीजेपी कहती है? काम क्या किया है बोर्ड से पता लग गया, और बोर्ड से न केवल अयोध्या हारे हैं लोग, कई सीटें और भी हारे हैं।
मुझे याद है लोकसभा में जीतने के बाद कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि अयोध्या बीजेपी हार गई, हम लोगों ने तो इतना काम किया वहां पर, हम हार गए। ये बात जब मैंने सुनी तो मैंने उनसे कहा कि आपने तो 1000 करोड़ का मंदिर बनाया था, आप चुनाव हार गए। मैंने तो 15,000 करोड़ का एक्सप्रेस वे बनाया था, मैं चुनाव हार गया। तो जनता क्या स्वीकार कर रही है? और जहां तक सवाल, क्योंकि हमारे मंच में बहुत सारे साथी पूर्व विधायक थे, गलती से पूर्व विधायक में उनको भी बोल गया, उन्होंने मेरी गलती सुधारी, मैंने सुधारा, और परिणाम ये हुआ कि जनता ने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार दी। और अयोध्या की वो हार है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोग सो नहीं पा रहे हैं। तो क्या ये मैं सही समझ रहा हूं अखिलेश जी कि बीजेपी की हार ज्यादा है, पीडीए या सपा की जीत कम है? ये बीजेपी अपने कर्मों से हार रही है, आप ये कह रहे हैं? मेरी किसी बात पे आप नकारात्मक बातें ना निकालें। वो हमारे मुख्यमंत्री जी पे छोड़ दीजिए। उनकी नकारात्मक सोच की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी हारी है, और भारतीय जनता पार्टी की जो नकारात्मक सोच है उसकी वजह से हारे। सोचिए आप, जिस स्टेट ने और जिस स्टेट के पास जो समाजवादियों ने काम किए थे, चाहे वो एक्सप्रेसवे बनाए हों, मुझे याद है वो दिन जिस दिन प्रधानमंत्री जी हरकुलिस विमान से सड़क पर उतरे थे, वो डिजाइन भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। वो अलाइनमेंट, वो डिजाइन अगर किसी की थी तो वो समाजवादी सरकार का बना हुआ हाईवे उस समय की डिजाइन थी। वो हाईवे आज तक आगे नहीं बढ़ा पाए। समाजवादियों ने जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, जो पावर सेक्टर में काम किया, इस सरकार ने केवल बिल ज्यादा लिया, महंगी बिजली कर दी, चाहे वो इंडस्ट्रियल हाउसेस को हो, चाहे आपके डोमेस्टिक हाउसेस को, सबकी बिजली महंगी कर दी। एक भी पावर का बिजली का कारखाना नहीं लगाया। और जो ट्रांसमिशन लाइन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन में जो सुधार हुआ था, वो भी सुधार बीजेपी ने नहीं किया। और उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हारना पड़ा। अगर उन कामों को और अच्छा किया गया होता और उत्तर प्रदेश को लाभ मिला होता। ये डबल इंजन की सरकार तो बोल रहे हैं, लेकिन डबल इंजन ने यूपी को क्या दिया? आप बताइए। देश में दिल्ली वाले दावा करते हैं कि हम एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी की 2-2 बार सरकार बनाई। अगर एनएचएआई ने एक भी एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश को दिया हो तो बता दो। ये सीमाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। मुझे याद है जब चीन से सवाल उठा था, उस समय समाजवादी पार्टी का सुझाव था कि सीमा को जोड़ने वाला जो सबसे पुराना हाईवे है, जो ग्वालियर से लेकर के लिप्पू लेक को जोड़ता है, हम लोगों ने 6 लेन मांगा था, स्वीकृत 4 लेन हुआ। बन रहा है डबल लेन पेव शोल्डर। कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। और प्रदेशों में आपके पास एक्सप्रेसवे बनाने का बजट है, लेकिन दिल्ली की सरकार ने, जहां से प्रधानमंत्री जी चुने जाते हैं, वहां एक भी एक्सप्रेसवे अगर एनएचएआई ने दिया हो तो मुझे बताइए आप। एक नया एम्स दिया हो तो बता दें हमें। कोई नया मैनेजमेंट का कॉलेज दिया हो, आईएम दिया हो तो बता दें। आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उत्तर प्रदेश को 10 साल में कुछ दिया हो तो बता दें। तो जब आप दोगे नहीं और डबल इंजन की बात कहोगे, अच्छे दिन आएंगे। 15 लाख दे लिए, दिए नहीं आपने। आपने जो एमएसपी की बात की वो दी नहीं आपने। आपने जो किसानों की आय दोगुनी थी वो दिया नहीं आपने। नौकरी को लेकर के सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि हर पेपर लीक आउट हो जाए वहां पर? 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे, परिवार के लोग सफर किए हैं। अभी आप क्वेश्चन पेपर बदल रहे हैं। आपने कहा कि भर्ती करेंगे पुलिस की, 30% बच्चे आ नहीं पाए। 30% क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में गलत हैं। आप अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाए और कहते हैं कि हमारे पास क्योंकि बजट कट करना है, हम लिए इसलिए अग्निवीर नहीं लाएंगे, अग्निवीर इसलिए व्यवस्था लाए। तो उत्तर प्रदेश की जनता और नौजवान कभी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रोजगार, नौकरी नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, और दिल्ली वाले कहते हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए आपको कितना चाहिए? आपको ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए? क्या ग्रोथ रेट आप पा रहे हैं? आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना ला पा रहे हैं? आपने एमओयू साइन करा दिए 3 लाख या 5 लाख करोड़ के, लेकिन जमीन पे इन्वेस्टमेंट क्या पहुंचा? आप कहते हैं कि माफियाओं से हमने 64,000 एकड़ जमीन वापस ले ली है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए 1 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या किया आपने?
और फिर आज जब हम देखते हैं, आज के दिन अफगानिस्तान रुपए के मामले में मजबूत हो रहा है और भारत कमजोर दिखाई दे रहा है। आप गूगल कर लीजिए, अभी अभी पता लग जाएगा कि अफगानिस्तान का रुपया हमसे आगे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। ये क्या सपने दिखा रहे हैं? इसलिए भारतीय जनता पार्टी हारी उत्तर प्रदेश में। पर अखिलेश जी, इस लंबे से जवाब के बाद ये जरूर समझाइए कि आप प्रयागराज क्यों नहीं गए? छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी भी चल रहा है। ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी पीछे से फ्यूल कर रही है इस चीज को, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, वोट पड़ने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक सोच है। नकारात्मक जो सोच वाले हैं वो नकारात्मक ही बोल सकते हैं। मैंने अपने अयोध्या और प्रयागराज जाने के बाद, जो मैं प्रयागराज गया, उसमें मैंने यही कहा कि लोग ये सवाल खड़ा करेंगे कि हम इस आंदोलन को राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसीलिए मैं जानबूझ करके नहीं गया। और हमारा समर्थन उन बच्चों के साथ है, जो बच्चों की मांग है वो जायज है, सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए। और तब सरकार को स्वीकार करना चाहिए जब सरकार ये कहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। आप ये एग्जाम नहीं करा पा रहे उत्तर प्रदेश में, और क्या सपना देश को दिखा रहे हो कि 1 इलेक्शन 1 नेशन? आप एक क्वेश्चन पेपर नहीं कर सकते। आप तो मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं आपसे प्रशासनिक तौर पर पूछता हूं अखिलेश जी, क्या ये व्यवस्था यूपी के अंदर है कि इकट्ठे 10-11 लाख लोगों के साथ एक शिफ्ट में पेपर करा लिया जाए? यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि इतने बड़े देश में क्या 1 इलेक्शन 1 कर सकते हैं आप? 1 नेशन 1 इलेक्शन कर सकते हैं आप? आपको कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? मैं छात्रों को लेकर कंसर्न हूं, मैं चुनाव पे बाद में आऊंगा। क्या ये संभव है एक शिफ्ट में पूरा एग्जाम हो जाए? 10-11 नहीं हो लाख सकता है? यूपी में इतनी सुविधा है? क्यों नहीं हो सकता है? यूपी में किसी चीज की कमी नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने खुद परीक्षा कराई थी पुलिस भर्ती की, और ये दावा किया था कि हम देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती का परीक्षा कराएंगे। तो जितने बच्चों की आप संख्या बता रहे हैं वो आधी भी नहीं है। 40 लाख बच्चे कुछ बैठे थे एग्जामिनेशन में, पुलिस भर्ती में 40 लाख बच्चे बैठे थे। और एक दिन में कितने बैठे होंगे? 20 लाख। और आप कितने बच्चों की बात कर रहे हैं आप? 10-11 लाख। तो सोचिए, जो सरकार ये रिकॉर्ड बनाने के लिए 20 लाख बच्चों को एक साथ एग्जामिनेशन में बैठाया, वो कुछ हजार बच्चों का एग्जामिनेशन नहीं करा सकती। सच्चाई ये है कि आयोग अयोग्य हो गया है, अयोग्य है वो। इनके एजेंडे पे नौकरी नहीं है, नौकरी उलझाना है। और अगर नौकरी का रिजल्ट भी आ जाए तो ये जाकर के कोर्ट में उलझा देते हैं। आप देखिए 69,000 वाले बच्चे हाई कोर्ट से लेकर के कितना लड़ेंगे, कितने साल हो गए उनके लिए। आप उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि संविधान और का मुद्दा खत्म हो गया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान की बात अब नहीं होगी। 69,000 वाले बच्चे अभी तक आंदोलन कर रहे हैं। इसीलिए आप योगी वर्सेस प्रतियोगी बोलते हैं? आपको इसमें चुनाव दिखता है, वोट दिखाई देते हैं? नहीं, योगी बनाम प्रतियोगी इसलिए बोलता हूं कि सब पढ़े लिखे बच्चे हैं जो कोचिंग करके आए हैं, अपनी मेहनत से परीक्षा देना चाहते हैं। जो मेज और टेबल और कुर्सी लगा करके पढ़ते थे उन्हें आपने धरने पे बैठा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप में एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति दिखाई देती है अखिलेश जी। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं। 2017 में जब आप चुनाव हारे मुख्यमंत्री के तौर पर, 17 से लेके 22 तक का जो दौर रहा, जो 4-5 साल का वक्त रहा, क्या करते थे आप? क्या सोचते थे आप? रिवाइवल का क्या प्लान बनाते थे? कहां से कोचिंग ले रहे थे? कहां से लेसन सीख रहे थे? कोचिंग कहीं से नहीं ली, केवल पीडीए बना दिया मैंने। एनडीए को हराने के लिए पीडीए बना दिया। पीडीए से घबराए हुए हैं ये लोग, पीडीए से डरे हुए हैं लोग। क्या ऐसा लगता था कि लौटना मुश्किल हो जाएगा उस दौर में? कठिन पर रास्ता है, बीजेपी के बहुत नंबर्स आ रहे थे। देखिए, जो व्यक्ति ये सोच ले कि कल कुछ बदलाव नहीं हो सकता है, मैं उनमें से नहीं हूं। मैं जानता हूं, मैं सोचता हूं कि हर काम हो सकता है, संभव है। इसीलिए लगातार हम लोगों ने मेहनत की, और वो मेहनत जो दिखी नहीं वो रिजल्ट में बाद में दिखाई दी। 2022 के चुनाव के बाद हम लोग लगातार काम करते रहे, और उसका परिणाम ये हुआ कि पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 2 नंबर पर पहुंचा दिया। तो इस पीडीए के फॉर्मूले के लिए आप किसको श्रेय देंगे अपनी पार्टी में? किसने आपको ये आइडिया दिया? हमारे बहुत सारे साथी हैं, और ये लड़ाई कोई
नई नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का वही सपना है, नेताजी का वही रास्ता था, उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। बस केवल उसमें शब्दों का हम लोगों ने केवल बदला है। और देखिए पीडीए का असर ये देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री को डीएपी में भी पीडीए दिखाई दे रहा है, और उसका परिणाम ये कि आज डीएपी किसी किसान को मिल ही नहीं रही है, क्योंकि शब्द दोनों में एक है। तो उन्हें लगता है कि डीएपी पीडीए है, इसलिए किसी किसान को भी खाद नहीं मिल पा रही है। कोई कल्पना कर सकता है कि आप 1 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का सपना देखते हो और किसान की फसल बर्बाद हो जाए, उसे इंतजार करना पड़ जाए खाद के लिए। ये जो बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सोचिए वो खाद नहीं उपलब्ध करा पा रहे किसानों को, और न केवल खाद बल्कि जब पैदावार बढ़ जाए तो उसकी मूल्य भी नहीं दे पा रहे। अखिलेश जी, कल झांसी में एक दुखद हादसा हुआ। आपका ट्वीट देखा मैंने, आपने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर में आग लगी। खबर ये आ रही है कि वहां शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो आपने क्यों पहले वो ट्वीट किया? आपके पास कहां से जानकारी आई? हमारे वर्कर हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने 500 बेड का हॉस्पिटल बना खड़ा है वहां पर झांसी में, जो समाजवादी सरकार में बना है, अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा किया होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। सरकार आखिरकार काम क्यों नहीं कर रही है? सरकार को जो काम करना चाहिए वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? केवल चुनाव, और चुनाव के साथ साथ रणनीति कैसे बनाएं, साजिश कैसे करें, समाज में कैसे बारूदी सुरंग पैदा की जाए, बारूद की सुरंग कैसे बनाई जाए। ये बारूद बिछाने वाले लोग कभी अस्पताल और स्वास्थ्य के बारे में चिंता नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने कहा, इन्होंने जो एम्स दिए थे, जो पिछली सरकार में समाजवादी सरकार में बने थे, क्या वो एम्स चल रहे हैं? क्या वहां पर्याप्त डॉक्टर्स हैं? क्या पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है? अगर एम्स में नहीं है और प्रेस्टिजियस जो हॉस्पिटल्स हैं आपके, उनमें इंतजाम नहीं है, तो झांसी जगह कैसे उम्मीद कर सकते हो? ये सरकार की नाकामी है। ये 10 साल की जो सरकार है दिल्ली की और यूपी की जो सरकार चल रही है, आखिर इनके पास जवाब क्या है? गोरखपुर में भी यही हादसा हुआ था, अगर आपको याद हो, ऑक्सीजन की वजह से न जाने कितने बच्चों की जान चली गई थी, और अब झांसी में ये घटना हुई है। ये संख्या तो कम बता रहे हैं, जब कभी भी जांच होगी, जब कभी आंकड़े सामने आएंगे, इससे ज्यादा संख्या में बच्चे आपको पता लगेंगे जिनकी जान गई है। बहुत ही दुखद और बहुत ही अफसोसजनक घटना जो कुछ हुआ बच्चों के साथ कल। लेकिन एक चीज और अखिलेश जी, जो इल्जाम आप पे बहुत लगता है कि आप बहुत परिवारवादी हैं, आपको अपने परिवार के बाहर कुछ दिखता ही नहीं है। अभी भी आप उपचुनाव में जो अपनी सीट खाली की, वहां से अपने भाई को लड़वा दिया, कजिन को आपने। नहीं, परिवार इसलिए दिखाई देता है कि परिवार संघर्ष में है, हम कोई सत्ता में नहीं है, और हमारे सामने ये था कि जीत हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। इसलिए जो फैसला मुझे लेना था मैंने लिया, और उसका परिणाम ये है कि जनता ने स्वीकार किया और पूरे परिवार को जिता करके भेज दिया। मैं तो कहता हूं, बीजेपी को कौन रोक रहा है अपने परिवार को न लड़ाएं? क्या उनके परिवार के लोग नहीं है? लेकिन कई बार बहुत से लोगों को उनके परिवार दिखाई नहीं देते। उनकी ये पार्टी में भी बहुत परिवारवादी लोग बैठे हुए हैं। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो हैं वो अपने परिवार की वजह से नहीं है? क्या वो उनके परिवार की वजह से वो राजनीति में नहीं है? अगर परिवार वाला सिद्धांत उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लोकसभा में पहुंचने का कोई लागू किया है, तो शायद बीजेपी याद करे कि उन्होंने भी ऐसे फैसले लिए हैं। उपचुनाव में भी जितने आपके प्रत्याशी हैं वो किसी की पत्नी है, किसी के साथ है, ये ऐसा क्यों किया? प्रत्याशी नहीं थे क्या आपके पास? और बीजेपी में भी यही है, बहुत सारे परिवारवादी लोग ही चुनाव लड़ते हैं उनके यहाँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं 2027 में आप अपना मुकाबला किससे देखना चाहेंगे? आपके सामने कौन हो? योगी आदित्यनाथ ही हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, या कोई तीसरा शख्स आपके दिमाग में? हालांकि वो ऑफर खत्म कर दिया मैंने यूपी का। मैंने ऑफर दिया था, उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में बड़ा परिवर्तन करेगी। सामने कोई भी हो, परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि जो काम समाजवादियों ने किए थे या उस सरकार में हुए थे, उसका मुकाबला आज भी सरकार नहीं कर पा रही है। आखिर में एक आध रैपिड फायर क्वेश्चन पूछता हूँ, कुछ ही सेकंड्स बाकी है। अगर आपको किसी एक को चुनना पड़े, 2 नाम बताऊंगा, तो किसको चुनेंगे दोस्त के तौर पर? राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? आप एक ही को कहते हो, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि दोनों ही हों साथ।
और आप अपना बड़ा दुश्मन किसको मानते हैं, दिल्ली में मोदी जी या लखनऊ में योगी जी? नकारात्मक लोग कहीं हो, चाहे दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में हो। आपका बड़ा दोस्त कौन है, ओवैसी जी या चाचा शिवपाल? देखिए, दोस्त अच्छे ही बनाऊंगा मैं, जब बनाऊंगा तो दोस्त अच्छे ही बनाऊंगा मैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अखिलेश जी। थैंक यू Thank सो you मच so much. ऑडियंस। थैंक यू, लवली टॉकिंग टू अखिलेश जी एज थैंक यू यूजुअल। सो मच।